हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशनल सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सिलेबस को डिस्कस करने आए हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये चैप्टर हमारा परीक्षा की दृष्टि से सुपर टेट यूपी टेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए तो हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इस विषय से क्या क्या पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन हमारे सिलेबस के ये विषय का नाम है। इसमें हमको आ नंबर पे पढ़ना है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन कि प्रबंधन क्या होता है, और फिर पढ़ना हमको उसका शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है एवं प्रशासन। तो इसके अंडर में हम लोगों को पढ़ना है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व कि संस्थागत नियोजन क्या होता है और प्रबंध का अर्थ क्या होता है। हमको प्रबंध का अर्थ जानना है, उसकी आवश्यकता क्या क्या होती है, क्यों प्रबंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं एवं उसका महत्व क्या क्या है। दूसरा नंबर पे हम लोग को पढ़ना है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। हमको विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानना है कि विद्यालय का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या महत्व होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, मतलब विद्यालय प्रबंधन करने में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। उसमें हम लोग का भौतिक संसाधनों का प्रबंधन किस रूप से किया जाता है, जैसे कि विद्यालय भवन की जगह कितनी होनी चाहिए, उस पर क्या क्या फर्नीचर होने चाहिए, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, अच्छे अच्छे उपकरण होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, फर्नीचर होने चाहिए, विद्यालय के लिए एक भवन होना चाहिए। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग प्रबंधन को हम लोग मानवीय संसाधनों का प्रबंधन पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग विद्यालय और शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जान रहे थे और विद्यालय के प्रबंधन के बारे में, लेकिन इसके बाद हम लोग मानवीय संसाधनों का प्रबंधन किस तरीके होता है, इसमें हम लोग को पढ़ना है शिक्षक क्या होता है, जो कि इसमें गलत लिखा है, इसमें है शिक्षक, फिर बच्चे, फिर समुदाय में हमारा आता है ग्राम शिक्षा समिति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। विद्यालय प्रबंधन की समिति के बारे में पढ़ना है कि विद्यालय प्रबंधन में किस किस समिति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। शिक्षक अभिभावक के बारे में पढ़ना है हमको। संघ मात्र शिक्षक संघ महिला प्रलग दल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को प्रबंधन में हम लोग का वित्तीय प्रबंधन भी समझना है। फाइनेंशियल प्रबंधन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है विद्यालयों में, विद्यालय को कितना अनुदान दिया जाता है, टीएलएम के लिए कितने अनुदान, टीएलएम ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय को समुदाय से कितना धन प्राप्त होता है, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, विद्यालय की संपत्ति से कितना धन अर्जित होता है, ग्राम पंचायत निधि से या जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान के बारे में हम लोगों को समझना है। इसके बाद हम लोग आएंगे शैक्षिक प्रबंधन में। शैक्षिक प्रबंधन में क्या कि कक्षा कक्ष का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी सामग्री होती हैं, उनका यूज कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन होना चाहिए। लर्निंग कॉर्नर के बारे में हमको पढ़ना है। पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, पुस्तकालय के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम लोग। पाठ्य पुस्तकों के बारे में, कार्य पुस्तिकाएँ किन किन की आवश्यकताएं हैं,
शिक्षक शिक्षिकाएँ के बारे में पढ़ना है, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन में हमारा आता है समय सारणी का निर्माण एवं प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। 1 या 2 अध्यापक वाले विद्यालय हेतु समय सारणी, कहीं कहीं पर 1 या 2 ही विद्यालय हैं तो वहाँ पर टाइम टेबल किस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, किस अध्यापक को कौन से विषय पढ़ाने हैं। या 3 या 4 अध्यापक वाले विद्यालयों हेतु समय सारणी भी पढ़नी है हमको। 5 अध्यापक वाले विद्यालय हेतु समय सारणी को हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से उनका पीरियड्स लगेगा, किस तरीके से उनको कौन सा विषय पढ़ाना है। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, जिसमें हम लोग का खेल कूद आ जाता है। शैक्षिक कार्यक्रम में वाद विवाद, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम कब कब कराए जाएंगे, राष्ट्रीय पर्व पर क्या प्रोग्राम होगा, शैक्षिक भ्रमण के बारे में, टूर, बागवानी, पेड़ पौधों से रिलेटेड। सत्रांत में समारोह होता है, सत्र के अंत में वो किस अकॉर्डिंग किया जाता है, इसके मैनेजमेंट को हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है। ये सिलेबस बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट के आधार पर है। सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन हमको पढ़ना है। विद्यालय सूचनाओं का संकलन, विद्यालय को कौन कौन सूचनाएं मिलती हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, विश्लेषण एवं उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार करता है। ठीक है। अब जैसे विद्यालय अभिलेख के प्रकार में हम लोग को बताया गया है यहाँ पर कि अध्यापक की उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, SMC पंजिका, SMC आय पंजिका, ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ग्राम शिक्षा समिति के बारे में, मात्र शिक्षक, अभिभावक शिक्षक पंजिका, शिक्षण अधिगम सामग्री, स्टॉक पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, ये सब हमारे विद्यालय अभिलेख के प्रकार में आते हैं। बाल गणना हमको पढ़ना है, परिवार सर्वेक्षण पंजिका, बालकों के जन्मदिन की पंजिका, स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, अनुश्रवण निरीक्षण पंजिका, शिक्षक डायरी बुक पंजिका, MDM कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका के बारे में पढ़ना है। कोटेशन रख रखाव पंजिका, टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, आवागमन पंजिका, आदेश पंजिका, MDM वितरण पंजिका, जिससे विद्यालयों में खाना वितरण किया जाता है। ये सब विद्यालय अभिलेख के प्रकार हैं, इनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को आपदा प्रबंधन, जब कभी आपदा हो जाती है किसी कारण से तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और हम लोगों को पढ़ना है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में कि प्रजातंत्र का प्रबंधन पढ़ना है, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, क्या क्या लक्ष्य निर्धारण किए जाते हैं, उनकी योजना क्या बनाई जाती है, आवधिक निरीक्षण, लचीलापन आदि के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, किसकी क्या क्या भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक की, शिक्षक एवं बच्चों की क्या भूमिका होती है। समुदाय अभिभावक में आ जाता है ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, मीना मंच की क्या क्या भूमिका होती है। पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रभारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट मेंटर, जिला समन्वय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों की क्या क्या भूमिका होती है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसी में 12 नंबर में हमको पढ़ना है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं भूमिका। कहने का मतलब हमको राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से विद्यालय हैं, कौन कौन से प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है।
तो हम लोग को पहले नंबर पे इम्पॉर्टेंट ही हमको NCERT के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दूसरा हमको पढ़ना है NCTE के बारे में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या होता है। फिर हम लोग को नूपा के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इसके बाद हम लोग को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बारे में भी पढ़ना है। हम लोग को इसके बाद नियास के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के बारे में पढ़ना है। ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण हैं। इसके बाद हम लोग को राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण को भी पढ़ना है। उसमें हमारा आ जाता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य हिंदी संस्थान, मनोविज्ञानशाला, परीक्षा नियामक अधिकारी आदि के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA के बारे में, डाइट के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी NPRSC के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को इम्पोर्टेंट प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत किस तरीके से बना है उसके ढांचा को समझना है। इसमें हमारा आ जाता है बेसिक शिक्षा परिषद का गठन एवं कार्य, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के बारे में हमको पढ़ना है, बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली के बारे में पढ़ना है, TET नियमावली के बारे में पढ़ना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 NCF 2005 के समान नियम क्या क्या प्रावधान है तथा विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली सूचनाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये था हमारा सिलेबस शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिलती रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पहला चैप्टर प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रबंधन हमारा होता क्या है, और उसको हम लोग ब्रीफ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सुपर टेट लेवल तक का। धन्यवाद।